मैं 500 वर्षों तक पहाड़ों की गहराई में छिपा रहा और इतने समय के बाद अंततः मैं संत लोक के शिखर पर पहुंच गया। अपनी उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हुए मैं पहली बार घाटी से बाहर निकला और तभी मेरा सामना 10,000 वर्ष पुराने एक दानव स्वामी से हुआ। अपने युग के दो सबसे शक्तिशाली प्राणियों के रूप में हमने एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसने आकाश को हिला दिया और आसमान को अंधकारमय कर दिया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो दानव स्वामी अपनी गुफा में वापस चला गया और रात भर एकांतवास में रहा, जबकि मैं अपनी टूटी हुई तलवार पकड़े डर से कांपता हुआ वहीं खड़ा रहा। उस क्षण मैं गंभीरता से सोचने लगा कि क्या मुझ में निहित तंत्र किसी निम्न स्तर के लोक से आया है। अन्यथा ये इस तथ्य को कैसे समझा सकता है कि 500 वर्षों तक साधना करने के बाद भी मैं एक छोटे से सफेद सांप को भी नहीं हरा सका। समस्या का पता लगाने के बाद मैंने साधना को पूरी तरह से त्यागने और एक आलसी जीवन का आनंद लेने का निर्णय लिया। एक दिन घाटी में अपनी सामान्य सैर करते हुए मुझे एक परित्यक्त बच्ची मिली। जिज्ञासावश मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसकी हालत जांची और मैं सदमे से दंग रह गया। उसके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची थी, फिर भी किसी तरह वह जीवित थी। नन्ही सी चमत्कारिक बच्ची को देखकर मैं खुद उसे पालने के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने 60 से प्राचीन ग्रंथों से युक्त रक्त की एक बूंद को संघनित किया। जैसे ही रक्त का अंतिम चिन्ह बच्ची की छाती में प्रवेश किया, सप्तर्षि मंडल के सातों तारे एक साथ जगमगा उठे। उसके चेहरे पर धीरे धीरे रौनक लौटते देख मैं मुस्कुराया और कहा, अब से तुम्हारा नाम चेन शिंकाई है। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। जिस बच्ची को मैंने बचाया था वह एक प्यारी सी नन्ही बच्ची बन चुकी थी। हालांकि मैं खुद को एक बेकार पिता मानता था, फिर भी मैं अपनी बेटी का उज्जवल भविष्य चाहता था। इसलिए जब वो 5 साल की हुई तो मैंने उसे साधना सिखाना शुरू किया। इस समय शिंकाई जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी और उसके शरीर के चारों ओर रहस्यमय प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। यह स्पष्ट था कि साधना के प्रति उसकी समझ एक असाधारण स्तर तक पहुंच चुकी थी। किसी भी बाहरी संप्रदाय में उसे एक अनमोल खजाने की तरह माना जाता। दुर्भाग्य से उसके पिता ऐसे व्यक्ति थे जो दिन भर आराम करते और कुछ नहीं करते थे। इसी वजह से मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी प्रतिभा वास्तव में कितनी अद्भुत थी। जैसे ही शाम हुई, जिंकाई अचानक उसकी ओर कूद पड़ी। पैर फैलाकर वह उत्साह से चिल्लाई, पापा, मुझे अपनी साधना में रुकावट महसूस हो रही है। मुझे लगता है मैं बहुत जल्द टोंगवान क्षेत्र में प्रवेश कर जाऊंगी। मैं मुस्कुराया और बोला, वाह, शिंकाई तो कमाल है। आज रात पापा तुम्हारे लिए इनाम के तौर पर कुरकुरे मशरूम के नाश्ते बनाए तो कैसा रहेगा? उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। हाँ हाँ, मुझे पापा सबसे ज्यादा प्यारे हैं। वह खुशी खुशी उछलती हुई हमारी लकड़ी की झोपड़ी की ओर वापस चली गई। उसकी हंसमुख छोटी सी आकृति को दूर जाते हुए देखकर मुझे अंदर से बहुत सुकून मिला। इसी बीच पहाड़ के दूसरी ओर एक बुरी तरह घायल भूरा भालू अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वह इतना थक गया था कि पहाड़ की तलहटी में बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद भालू आखिरकार जागा। उसने सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची को उत्सुकता से उसे घूरते हुए देखा। देखते ही देखते वह सतर्क और आक्रामक हो गया। हालांकि वे अभी बच्ची ही थी, लेकिन वह पहले ही टोंगवान क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। अगर वह बच गई और बढ़ती रही तो भविष्य में मानव जाति को एक और संत मिल जाएगा। उस आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बारे में सोचकर, जिसे उसने 300 वर्षों तक उगाया था और जिसे मनुष्यों ने चुरा लिया था, उसका हृदय क्रोध से भर गया। मेरी कीमती जड़ी बूटी चुरा ली। अगर मैं उनके भावी संत पूजनियों में से किसी एक को मार डालूं तो भी मेरा ही फायदा होगा। इसी सोच के साथ समलैंगिक भालू अपने शरीर में बची आखिरी शक्ति को इकट्ठा करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शंकाई ने अचानक अपनी कोमल आवाज में पुकारा, पापा, जल्दी आइए, यह भालू जाग गया लगता है। फिर उसने कहा, और अगर आसपास कोई वयस्क हो तो उसे भी मार डालिए। जैसे ही समलैंगिक भालू ने मारने का जरा सा भी इरादा छोड़ा, उसे अपने ऊपर एक असहनीय दबाव महसूस हुआ। उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। जहां तक मेरी बात है, मैं लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सालों पहले उस छोटे सफेद सांप द्वारा छोड़ा गया आघात अभी भी मेरी यादों में ताजा था।
इसलिए मैंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भालू की सावधानीपूर्वक जांच की। वाकई वह दयनीय रूप से कमजोर और बुरी तरह घायल था। वास्तव में वह मेरी बेटी से बस थोड़ा ही ताकतवर था। यह देखकर मुझे आखिरकार राहत मिली। मैं पास गया और लापरवाही से भालू के नितंब पर एक लात मार दी। भूरा भालू अभी दया की भीख मांगने ही वाला था कि शिंकाई ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, ये एक सामान्य भालू है या कोई राक्षसी जानवर? यह सवाल सुनकर भूरा भालू तुरंत अपनी पीठ के बल लेट गया और अपना पेट दिखाया, और उसने जितना हो सके उतना भोला भाला चेहरा बना लिया। मैंने धीरे से शिंकाई के सिर पर हाथ फेरा और कहा, अगर यह कोई राक्षसी जानवर है तो पापा को इसे हटाना पड़ेगा, लेकिन इसके व्यवहार से तो यह एक साधारण भूरे भालू जैसा लग रहा है। मैं इस पर एक प्रतिबंध लगा देता हूं और तुम्हें इसे पालतू जानवर के रूप में रखने देता हूं। शिंकाई तुरंत उत्साहित हो गया। सच में? क्या इसका मतलब है कि मुझे खेलने के लिए एक दोस्त मिलेगा? धन्यवाद पापा। इस बीच भूरा भालू मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहा था। उसने अपना मुलायम सिर शिंकाई के हाथ से रगड़ा। मैंने सुनहरी ऊर्जा की एक धारा को संघनित किया और उसे भालू के माथे पर इंगित किया। उसी समय भालू ने महसूस किया कि उसके पुराने घाव तेजी से ठीक हो रहे हैं। मैंने समझाया, मैंने इसके शरीर के अंदर एक प्रतिबंध लगा दिया है। अगर इसने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो इसे असहनीय दर्द होगा। शिंकाई खुशी से ताली बजाने लगा। यह बहुत बढ़िया है नन्हे भूरे भालू। चलो, मैं तुम्हें अपने लगाए हुए फलों के पेड़ दिखाता हूं। समलैंगिक भालू मना करने की हिम्मत नहीं कर सका और छोटी बच्ची के पीछे पीछे जंगल में और अंदर चला गया। चलते चलते अचानक उसके मन में एक साहसिक विचार आया। अगर वह किसी तरह इस बच्ची को वश में कर ले तो क्या वह अप्रत्यक्ष रूप से, क्या तुम उस भयानक संत को भी काबू में कर पाओगे? भालू खुशी खुशी योजना बना रहा था कि अचानक उसने शिनाकाई को चलते हुए देखा। वह लगभग उससे टकरा ही गया। पल भर में उसके दिल में दहशत भर गई। ये छोटी बच्ची क्या कर रही है? अगर मैं गलती से उससे टकरा गया तो 10 जिंदगियां भी इसके अंजाम की भरपाई के लिए काफी नहीं होंगी। जैसे ही उसके मन में शिनाकाई के प्रति जरा सा भी गुस्सा आया, उसका दिल अचानक इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो फटने वाला हो। दर्द इतना तेज था कि वह जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा, मानो अनंत काल बीत गया हो, तब जाकर दर्द कम हुआ। भालू पूरी तरह से बेबस होकर एक मरे हुए कुत्ते की तरह वहीं पड़ा रहा। अचानक शिनाकाई का छोटा सा चेहरा उसके ऊपर दिखाई दिया। उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा, पापा का प्रतिबंध वाकई बहुत सख्त है। छोटे भूरे भालू, तुम थोड़ी देर पहले मुझे मारने की सोच रहे थे, है ना? हालांकि भूरा भालू पूरी तरह से कांप रहा था, फिर भी उसने खुद को मासूम और भ्रमित दिखाने की कोशिश की। उसका यह मजाकिया चेहरा देखकर शिनाकाई जोर से हंस पड़ी। लिटिल ग्रे, अगर मैंने तुम्हें पहले कई बार टोका ना होता तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए होते? बोलते बोलते उसने उसके मुलायम सिर पर धीरे से थपथपाया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे पापा को राक्षसी जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। यह शब्द सुनकर भूरा भालू तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। शिंकाई ने शांत भाव से कहा, उठो, मुझे खेलने के लिए कोई चाहिए, लेकिन मुझे धोखा पसंद नहीं है। पापा हमेशा कहते हैं कि दोस्तों को एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। फिर वह मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे पालतू हो। भूरा भालू वहीं जम गया। हमेशा मेरे साथ ईमानदार रहना, समझे? उसी क्षण भूरे भालू को आखिरकार एहसास हुआ कि बुद्धि के मामले में यह छोटी लड़की उससे कहीं आगे है। उसके मन में चल रही हर छोटी मोटी योजना पल भर में गायब हो गई। अब वह सिर्फ यह जानना चाहता था कि किस तरह के वातावरण में ऐसा भयानक छोटा राक्षस पैदा हो सकता है। यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि शंकाएं उसे कभी भी फलों के पेड़ दिखाने नहीं ले गई। इसके बजाय वह उसे एक छिपी हुई गुफा में ले गई। अंधेरे प्रवेश द्वार को देखकर भूरे भालू को अपने वंश से गहरा भय महसूस हुआ। हालांकि वह अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था, फिर भी उसे भागने से रोकने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। तभी शंकाए खुशी खुशी गुफा के प्रवेश द्वार पर दौड़ी और चिल्लाई, मास्टर शियाओई, आइए देखिए, मुझे एक नया पालतू जानवर मिला है। कुछ क्षण बाद
एक छोटा सफेद सांप धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। उसने अपनी ठंडी आंखों से भूरे भालू पर एक नजर डाली। उस पल भूरा भालू इतना भयभीत हो गया कि वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा। छोटे सफेद सांप ने उसे घृणा से देखा। हमें अब उस बड़े बेवकूफ भालू के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। शंकाई ने यह कहते हुए एक किताब निकाली। किताब के कवर पर लिखा था, अभिमानी संत आदरणीय मुझसे प्यार कर बैठे, खंड 2। उसने खुशी से उसे ऊपर उठाया और कहा, मैंने इसे पूरा पढ़ लिया है, मैं इसे खंड 3 से बदलने आई हूं। छोटी सफेद नागिन हैरान होकर बोली, इतनी जल्दी? फिर उसने धीरे से सांस ली और दूसरा खंड तुरंत उसके मुंह में चला गया। एक पल बाद उसने अपना मुंह फिर से खोला और तीसरा खंड सीधे शिंकाई के हाथों में आ गिरा। शिंकाई ने तुरंत किताब को रख दिया और उत्साह से बोली, धन्यवाद गुरुजी शियाओए। फिर उसके चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए और उसने आगे कहा, ओह गुरुजी, पिछले 6 महीनों से चाहे मैंने कितने ही इशारे किए हों या कितना भी मासूम बनकर रोई हूं, पापा अभी भी मुझे यह बताने से इनकार कर रहे हैं कि मेरी मां कौन है। अब मुझे क्या करना चाहिए? छोटी सफेद नागिन ने शांत भाव से जवाब दिया, देर सवेर वह अपनी कोई ना कोई कमजोरी बता ही देंगे। काई ने आज्ञाकारी होकर सिर हिलाया और कहा, ठीक है गुरुजी। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद वह मुड़ी और जाने की तैयारी करने लगी। जैसे ही उसने अपनी शिष्या को जाते देखा, छोटा सफेद सांप अचानक एक बेहद खूबसूरत महिला में बदल गया। उसका नाम जी हंगली था। वास्तव में बाद विंड डेमन वैली लौटकर उसने कुछ न कुछ समझ लिया था। उस समय उसकी हार का कारण निश्चित रूप से उसकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि मैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। इस एहसास ने उसके भीतर तीव्र जिज्ञासा जगा दी। इसलिए उसने छुपकर मुझे देखना शुरू कर दिया। लेकिन उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि अचानक मेरी एक बेटी होगी। इससे भी अजीब बात यह थी कि उसने मेरे आसपास कभी किसी महिला को नहीं देखा था। इससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाई और शिंकाई के पास गई। देखते ही देखते 2 अकेली लड़कियां, एक युवा और एक बूढ़ी, बहुत करीब आ गईं। जी होंगी ने न केवल शिंकाई को साधना में मार्गदर्शन दिया, बल्कि वर्षों से एकत्रित उपन्यास भी उसके साथ साझा किए। उनकी एक बातचीत के दौरान जी होंगी ने मेरे संभावित दांव साथी के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। 6 साल की शिंगाई ने तुरंत उसकी छाती थपथपाई और वादा किया कि वह उसके लिए जांच करेगी। इसके कुछ ही समय बाद मैंने महसूस करना शुरू किया कि कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। जब भी मैं शिंकाई को घाटी में सैर के लिए ले जाता और हम संयोग से 2 पक्षियों को एक साथ बैठे हुए देखते, जैसे ही मैं किसी शाखा पर पहुंचता, वह तुरंत उनकी ओर इशारा करते हुए कहती, पापा देखिए, वे दोनों पक्षी एक साथ कितने खुश दिख रहे हैं। जाहिर है मैं समझ गया कि वह किसी बात की ओर इशारा कर रही है। बार बार ऐसी ही घटनाएं होने के बाद मुझे शक होने लगा कि शिंकाई मुझसे कुछ छिपा रहा है। अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर मैंने चुपके से जांच पड़ताल करने का फैसला किया। एक दिन मैं चुपके से उस गुफा की ओर गया जहां शिंकाई अक्सर जाता था। अपनी मौजूदगी को सावधानीपूर्वक छुपाते हुए मैं चुपचाप गुफा में घुस गया। अंदर कदम रखते ही मैंने एक बेहद खूबसूरत महिला को बर्फ से बने पलंग पर सोते हुए देखा। जैसे ही मैंने उसका मनमोहक चेहरा देखा, मेरे माथे पर पसीना आ गया। मुझे इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वह किसी भी हालत में कोई साधारण इंसान नहीं हो सकती थी। लेकिन इससे मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। इस रहस्यमयी महिला का मेरी बेटी से क्या रिश्ता था? सवालों और बेचैनी से भरा हुआ मैं चुपचाप बिना कोई आवाज किए गुफा से बाहर निकल आया। पिछले साल घाटी में फूल तोड़ते समय मेरी मुलाकात मास्टर शियाओई से हुई थी। शिंकाई ने मासूमियत से बताया, मास्टर शियाओई अद्भुत हैं। वह मुझे साधना सिखाती हैं और वह मुझे कई रोचक कहानियां भी सुनाती हैं। यह सुनकर मैंने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पूछा, इतनी महत्वपूर्ण घटना घटी और तुमने पापा को नहीं बताया? शंकाई का चेहरा तुरंत मासूमियत से भर आया और उसने जवाब दिया, मास्टर शियाओई ने मुझे इसे गुप्त रखने के लिए कहा था। मैं बस एक असहाय आह भर सकती थी। तो वह रहस्यमयी महिला वास्तव में मेरी बेटी की गुरु थी। जब मैं अपनी बेटी से जुड़ी हर बात से परेशान थी, तभी मध्य राज्य के शाही शहर में एक बिल्कुल अलग दृश्य सामने आ रहा था।
हजारों साधक स्वर्गीय स्मारक मंडप के सामने एकत्रित थे, जो शताब्दी में एक बार होने वाले स्वर्गीय स्मारक समारोह की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्मारकों में मानव जाति की सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं का रिकॉर्ड था। मानव स्मारक में नई पीढ़ी के सबसे होनहार युवा प्रतिभाओं की सूची थी। पृथ्वी स्मारक में संत स्तर से नीचे के सबसे शक्तिशाली साधकों का स्थान था, और स्वर्ग स्मारक में वर्तमान युग के सभी संत पूज्यों का रिकॉर्ड था। जैसे ही एक सुनहरे कवचधारी रक्षक ने जोर से घोषणा की, स्मारक खोलो, मानव स्मारक पर तुरंत चमकदार सुनहरे शब्द दिखाई देने लगे। रैंक 100 श्वेंटियन तलवार का लुमिंगवान संप्रदाय में बैंगनी धुंध महल की लानो 99वें स्थान पर, ठंडर पेवेलियन की रानी यू 98वें स्थान पर थीं। एक के बाद एक नाम सामने आते गए और भीड़ ईर्ष्या से देखती रही। जब महान जो राजवंश की राजकुमारी जिनक्सु का नाम तीसरे स्थान पर आया, तो पूरा चौक सदमे से भर गया। राजकुमारी जिनक्सु तो सिर्फ तीसरे स्थान पर हैं, तो फिर शीर्ष दो कितने असाधारण होंगे। जल्द ही दूसरे स्थान का नाम सामने आया, हांग परिवार के हांग जियांगलोंग लिंगजो। उसी समय एक 5 वर्षीय बच्चे की छवि सबके सामने प्रकट हुई। उसकी बाईं आंख एक अजीब से कीड़े जैसी पुतली थी, जबकि उसकी दाहिनी आंख के अंदर 3 खून जैसे लाल तारे घूम रहे थे। किसी ने तुरंत हैरानी से चिल्लाया, स्वर्ग भेदी संत का शरीर। ताइचू संप्रदाय के प्रधानाध्यापक इतने उत्साहित हो गए कि उन्होंने अपनी कुर्सी का आर्मरेस्ट तोड़ दिया। उनके पास न केवल स्वर्ग भेदी संत का शरीर है, बल्कि उनमें सर्वोच्च रक्त भी समाया हुआ है। जैसे ही मानव स्मारक अपनी प्रतिभा के स्रोत का पता लगाने लगा, हांग परिवार के मुखिया हांग तियांग ने अचानक दृष्टि को अवरुद्ध करने के लिए एक काला पर्दा फेंक दिया। क्या? हांग परिवार का मुखिया मानव स्मारक के काम में दखल देने की कोशिश कर रहा है? लेकिन ठीक उसी क्षण, अगले ही पल, स्मारक की सुनहरी रोशनी ने सहजता से काले पर्दे को चीर दिया। दृश्य जारी रहा। सभी ने 2 नवजात शिशुओं को अगल बगल लेटे देखा। बच्ची के ऊपर एक विशाल रक्त मोती तैर रहा था, जो लालच से उसका रक्त सोख रहा था। जैसे ही उसका सारा रक्त निकल गया, उसके शरीर के भीतर से एक गहरा लाल रक्त मोती प्रकट हुआ। यह पौराणिक सर्वोच्च रक्त था। जैसे ही यह प्रकट हुआ, एक व्यक्ति ने इसे पकड़ लिया और जबरदस्ती नवजात शिशु के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया। पूरी भीड़ क्रोध से भड़क उठी। कितना दरिंदा है! उसने अपने बेटे की प्रतिभा को निखारने के लिए अपनी ही बेटी का खून निकाल लिया। लेकिन तभी कुछ और भी चौंकाने वाली घटना घटी। मानव स्मारक ने धीरे धीरे नंबर 1 प्रतिभाशाली हांग्यू चान का नाम प्रकट किया, लेकिन सबके सामने ही नाम अचानक बदल गया और पूरी तरह से अलग नाम चेन शिंग काई में तब्दील हो गया। भीड़ तुरंत पागल हो गई। नाम बदल गया। नाम सचमुच बदल गया। सभी जानते थे कि मानव स्मारक अमरलोक से आया है और स्वचालित रूप से व्यक्ति के वास्तविक मूल का पता लगा लेता है। यदि नाम बदल जाता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अपनी पिछली पहचान से पूरी तरह से अलग हो गया है। हांग कांग की बेटी से जुड़े इस घोटाले के साथ क्रोधित हांग परिवार तुरंत चौंक छोड़कर चला गया। मानव स्मारक की सुनहरी रोशनी फीकी पड़ने के बाद ही शोरगुल वाली भीड़ धीरे धीरे शांत हुई। जल्द ही पृथ्वी स्मारक ने अपनी रैंकिंग प्रकट करना शुरू कर दिया। रैंक 79, यिंगजुजू, श्वानी संप्रदाय के नेता। मानव निर्मित स्मारकों की तुलना में पृथ्वी पर रैंकिंग स्मारक में मामूली बदलाव आया। जैसा कि उम्मीद थी, प्रथम स्थान अभी भी महान जो राजवंश के चुनफोंग के पास था। पृथ्वी स्मारक के पूरा होने के बाद अंततः भव्य समापन आ गया, स्वर्ग स्मारक। इस क्षण चौक में मौजूद सभी लोगों ने अपनी सांसें थाम ली। सुनहरे शब्द धीरे धीरे प्रकट हुए। रैंक 12, युनफू के संत स्वामी चू हुआई जो। पूरा चौक तुरंत चर्चा में जुट गया। चू हुआई जो लगभग 3000 वर्षों में संत क्षेत्र तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। अंतिम स्थान पर होना अपने आप में आश्चर्यजनक नहीं था। समस्या यह थी कि पिछले समारोह में उन्हें 11वां स्थान मिला था। सबके मन में एक भयानक विचार घर करने लगा। जैसे जैसे परिचित नाम एक के बाद एक प्रकट होते गए, वातावरण और भी गंभीर होता गया। फिर जब अंततः दूसरे स्थान की रैंकिंग का खुलासा हुआ, तो पूरा चौक सन्नाटे में डूब गया। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। फिर भी बहती हुई सुनहरी रोशनी अभी भी नहीं रुकी थी। अंत में प्राचीन सुनहरे पाठ की अंतिम पंक्ति प्रकट हुई। रैंक 1, चेन चेनुन।
ठीक उसी क्षण घाटी में शिंकाई की स्पष्ट आवाज ने अचानक मेरे विचारों को बाधित कर दिया। पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं? किस बारे में? खाना बनाने के बाद से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही भटक रहा है। मैंने उसकी तरफ देखकर पूछा, पापा, तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुमने जिस मास्टर शियाओई का जिक्र किया था, क्या उन्हें कोई खास चीज पसंद है? यह सुनते ही शिनाकाई की आंखें खुशी से चमक उठी। पापा, तो आप मास्टर शियाओई के बारे में सोच रहे थे? मैंने उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा और जवाब दिया, बेशक, वो तुम्हारी साधना गुरु हैं। तुम्हारे बड़े होने के नाते मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शिनाकाई ने तुरंत निराशा में अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बुदबुदाई। मुझे लगा था कि पापा को आखिरकार समझ आ गया है। फिर उसने ऊपर देखा और बोली, मास्टर शियाओई को सबसे ज्यादा दिलचस्प चीजें पसंद हैं। पिछली बार जब मैंने उन्हें अपना बनाया हुआ टिड्डे का खिलौना दिखाया था तो वो बहुत खुश हुई थीं। ये सुनकर मैं चुपचाप सोचने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक अच्छा विचार आया। अगली सुबह जब मैं चिंकाई को युंजो, जो के ऊपर उसके गुरु से मिलने ले जा रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी उड़ती हुई तलवार पर खड़ा था और उसके हाथ में खून जैसे लाल रंग का जेड पत्थर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज का पता लगा रहा हो। कुछ ही क्षणों में उसने दिशा बदल दी और तेजी से पवन दानव घाटी की ओर उड़ गया। इसी बीच शिंकाई और मैं गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुकी थी। उत्साह से भरी हुई वो आगे दौड़ी और चिल्लाई, मास्टर शियाओई! उसकी आवाज गूंजते ही गुफा के सामने अचानक एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। हालांकि मैंने उसे केवल दूसरी बार देखा था, फिर भी मैं उसे दोबारा देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन उन दो नजरों के बाद मेरे दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हुई। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले कहीं देखा हो। उसी समय सफेद वस्त्र पहने महिला ने चुपचाप मेरी ओर देखा और मन ही मन सोचा, यह आदमी फिर से और भी शक्तिशाली हो गया है। हम दोनों गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े एक दूसरे को देखते रहे। तभी शिंकाय खुशी खुशी हमारे बीच दौड़ा और हमारा परिचय कराया। पिताजी, ये मेरे गुरु शाह हैं। मैंने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, मैं आज खास तौर पर अपनी बेटी को सिखाने के लिए आपको धन्यवाद देने आया हूं। बोलते हुए मैंने एक लकड़ी का शतरंज का बोर्ड निकाला। ये छोटी सी चीज मैंने खुद बनाई है। ये थोड़ी कच्ची लग सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको यह नापसंद नहीं होगी। जब मैंने उसे शतरंज के बोर्ड को ध्यान से रखते हुए देखा तो मेरे दिल की चिंता आखिरकार दूर हो गई। लेकिन तभी अचानक एक और विचार मन में आया। क्या उसे पता चल गया होगा कि मैं पहले चुपके से गुफा में घुस गया था? स्थिति का जायजा लेते हुए मैंने संशय से कहा, पिछली बार क्या हुआ था? मैं काफी असभ्य था। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, उसने तुरंत जवाब दिया, स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि आप मुझे पहचान चुके हैं तो चलिए मान लेते हैं कि वह घटना कभी हुई ही नहीं। उसके इस जवाब ने मेरे दिल की धड़कनें तेज कर दी। तो उसने सचमुच पता लगा लिया था कि मैं चुपके से गुफा में घुस गया था। हालांकि उसके लहजे से लग रहा था कि उसे इस मामले को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने भी जल्दी से उसकी बात मान ली और कहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उस समय मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, इस बात से बिल्कुल अनजान कि हम दो बिल्कुल अलग अलग विषयों पर बात कर रहे थे। काफी देर तक बातचीत करने के बाद मैं आखिरकार खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। इसी बीच आसमान में ऊंचाई पर वूबो नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति 6 साल पहले की घटनाओं को याद कर रहा था। उस समय परिवार के मुखिया ने उसे मरणासन्न युवती को अनंत काल की प्राचीन गुफा में छोड़ने का आदेश दिया था। हालांकि चिंग, जो कि एक अनाम घाटी से गुजरते समय आसमान में चलने वाली ठंडी हवा ने वो बो को वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने आगे देखा और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले खुद से कुछ बुदबुदाया। 2.5 घंटे कुछ देर बाद वह आखिरकार पवन दानव घाटी पहुंच गया। उसने अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि पास की एक झाड़ी से अचानक सरसराहट की आवाज आई। वो ने तुरंत अपनी तलवार पकड़ी और युद्ध के लिए तैयार हो गया। एक पल बाद एक विशालकाय भूरा भालू अचानक झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, भालू मुड़ा और जितनी तेजी से हो सकता था भागने लगा। वो पलक झपकते ही उसके सामने आ गया।
भूरे भालू ने इतनी जोर से ब्रेक लगाया कि उसकी नाक लगभग उसकी तलवार की नोक को छू गई। उन्हें उसे घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम चेन शिंकाई नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? तभी उसके पीछे से अचानक एक शांत आवाज आई। अगर मैंने सही सुना, तो क्या तुमने अभी चेन शिंकाई का नाम लिया? वो तुरंत मुड़ गया। वहां एक युवक खड़ा था जिसकी साधना का कोई आभास नहीं था। वो ने अपनी आंखें सिकोड़कर पूछा, तुम कौन हो? मैंने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, तुम मेरी जमीन पर खड़े होकर मेरे भालू का पीछा कर रहे हो और मेरी बेटी का नाम पुकार रहे हो। अब मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं। जैसे ही वूबो ने यह सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। तुम्हारी बेटी? अच्छा, इससे काम आसान हो जाता है। बिना कुछ और कहे उसने अपनी तलवार मुंह पर चलाई, लेकिन मेरी तलवार मेरे शरीर से मात्र 3 इंच की दूरी पर ही चकनाचूर हो गई। वूबो का चेहरा तुरंत बदल गया। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, उसने तुरंत एक ऐसा निषिद्ध खजाना फेंक दिया जो दीर्घायु स्तर के साधक को भी मार सकता था। लेकिन मैंने बस अपनी उंगलियां चटकाईं। खजाना हवा में ही अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया और अविश्वास से चिल्लाया, यह असंभव है। आखिर ये कौन है? खजाना हवा में ही अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया और अविश्वास से चिल्लाया, यह असंभव है। आखिर तुम हो कौन? मैंने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। स्थिति को अपने बस से बाहर समझते हुए वो ने तुरंत आदरपूर्वक हाथ जोड़ लिए। मैं परिवार के मुखिया के आदेश पर हांग परिवार के वंशज को ढूंढने आया हूं। जिस लड़की को तुमने पाला है, वह वास्तव में हमारे हांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हांग यू चान है। मैंने सिर हिलाया। मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। शिंगकाई मेरी बेटी है। उसका तुम्हारे हांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वूबो एस चेहरे पर उदासी छा गई। तुम्हें यह कहने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। बोलते हुए उसने एक लाल रंग का आदेश चिन्ह निकाला। यह हांग परिवार के पूर्वज द्वारा स्वयं बनाया गया एक विनाशकारी आदेश है। एक बार सक्रिय होते ही हांग परिवार के सभी विशेष तुरंत वहां पहुंच जाएंगे। 1000 मील के दायरे में सब कुछ राख हो जाएगा। मैंने चिन्ह की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, इसे सक्रिय करो। देखते हैं कि यह वाकई इतना प्रभावशाली है या नहीं। वो गुस्से से हंसा। ठीक है, चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो, तो मुझे दोष मत दो। उसने अपनी सारी शक्ति चिन्ह में डाल दी और उसे आकाश में फेंक दिया। चिन्ह तुरंत लाल प्रकाश की एक लकीर बनकर आकाश की ओर बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर जा पाता, अचानक उसके ऊपर एक विशाल काला हाथ प्रकट हुआ। हाथ ने मुट्ठी बनाई और चिन्ह को पल भर में कुचल दिया। वो मुंह खुला रखकर जम गया। उसका जबड़ा लगभग जमीन से टकरा गया। उस क्षण उसे आखिरकार एक भयानक बात का एहसास हुआ। उसके सामने खड़ा युवक एक पूजनीय संत था। जैसे ही मैं उसे मारने वाला था, अचानक मेरे पीछे से एक खुशमिजाज आवाज आई। पापा, मैंने बहुत सारे मशरूम तोड़े हैं। क्या हम मशरूम का सूप बना सकते हैं आज रात? लगभग 5 या 6 साल की एक छोटी बच्ची मशरूम से भरी टोकरी लिए दौड़ती हुई आई। इतने सालों बाद भी वूबो ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। छोटी बच्ची शिंघाई दौड़कर मेरे पास आई और उत्सुकता से उसे देखने लगी। पापा, ये दादाजी कौन है? ये जानते हुए कि आज वह शायद बच न पाए, वूबो ने हमें सब कुछ बताने का फैसला किया। उसने हांग युचान और हांग परिवार के बारे में पूरी सच्चाई बता दी। बात खत्म करने के बाद उसने एक लंबी सांस ली, मानो सालों से ढोया हुआ बोझ आखिरकार उतर गया हो। शिंघाई चुपचाप सुनती रही। काफी देर की चुप्पी के बाद उसने धीरे से ऊपर देखा। आंसू रोकने के कारण उसकी आंखें लाल थीं। हांग युचान नाम की उस बड़ी बहन का जीवन कितना दुख भरा था। फिर वह मेरे करीब आई और मेरी बांह को कसकर गले लगा लिया। पापा अभी भी सबसे अच्छे हैं। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसने कहानी को खुद से नहीं जोड़ा था। वूबो और मैंने एक दूसरे को देखा और चुपचाप तय किया कि सच्चाई को वहीं उजागर नहीं करेंगे। कुछ देर बाद शिंकाई ने अपने आंसू पोंछे और धीरे से बोली, पापा, मैं मास्टर शियाओई से मिलने जा रही हूं। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। जाओ। शंकाई ने सिर हिलाया और धीरे धीरे चली गई। उसका छोटा सा शरीर असामान्य रूप से अकेला लग रहा था। उसके चले जाने के बाद
मैं वू की ओर मुड़ा। तुम्हें आज मर जाना चाहिए था, लेकिन तुमने 6 साल पहले जो दया दिखाई थी उसे जीने का मौका देकर मैं तुम्हें बख्श रहा हूं। तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। पहला, मैं तुम्हें अभी मार दूं। दूसरा, मैं तुम पर एक पाबंदी लगाता हूं और तुम इस घाटी में रहकर शिंकाई की देखभाल करो। इसे उसके उस नीच बाप के पापों का प्रायश्चित समझो। वूबो ने एक पल भी संकोच नहीं किया। मैं यहीं रहकर उस युवती की देखभाल करना चुनता हूं। मैंने अपना हाथ उठाया और उसके माथे को छूकर उस पर एक पाबंदी लगा दी। उस शाम वूबो ने शिंकाई को आंगन में उदास खड़ा देखा। वह उसके पास गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ? शिंकाई कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे असल में पता चल गया है। मैं हांग युआन हूं, है ना? मैंने ना समझने का नाटक किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पिताजी सोचें कि मैं उनकी असली बेटी नहीं हूं। वूबो ने उसे तुरंत दिलासा दिया, छोटी बच्ची, ऐसा मत सोचो। ये बूढ़ा नौकर साफ देख सकता है कि तुम्हारे पिता सचमुच तुम्हारी परवाह करते हैं। चाहे तुम किसी की भी बेटी के रूप में पैदा हुई हो, तुम हमेशा उसके दिल में उसकी बच्ची रहोगी। ये शब्द सुनते ही शिंकाई को बहुत अच्छा लगा। उसका मूड ठीक होते देख वूबो ने झट से बात बदल दी। वैसे छोटी बच्ची, मुझे अभी भी तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता। शिंकाई ने तुरंत गर्व से सीना फुला लिया। मेरे पापा का नाम चेन चांगन है। यह सुनते ही वूबो का मुंह फिर से खुला रह गया। उस दिन दूसरी बार उसका जबड़ा लगभग जमीन पर गिर गया। जिस व्यक्ति ने छोटी बच्ची को गोद लिया था वह वास्तव में स्वर्ग स्मारक पर नंबर 1 संत पूज्य थे, चेन चांगन। अगली सुबह मैं अभी आंगन में कदम ही रखा था कि अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। दैनिक साइन इन सफल, 30 साल की साधना का इनाम, अतिरिक्त इनाम, सर्वोच्च अमर कला, अवतार अवतार। मेरी आंखें तुरंत उत्साह से चमक उठीं। बिना समय बर्बाद किए मैंने एक अवतार बनाया। इतने सालों तक पहाड़ों में छिपे रहने के बाद मुझे अचानक दुनिया घूमने का मन हुआ। उसी समय गुफा के भीतर गहराई में बर्फ के बिस्तर पर लेटी हुई जिहुंग के असली शरीर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। वह धीरे धीरे खड़ी हुई और सोच में डूब गई। 10,000 के लिए सालों से मैंने सचमुच ये नहीं देखा कि दुनिया कितनी बदल गई है। उसने हवा में हाथ हिलाते हुए सहजता से इशारा किया और धीरे धीरे उसके सामने एक क्लोन प्रकट हो गया। मेरे लिए दुनिया की खोज करो। 2.5 दिन बाद, लगभग 1,000 मील की यात्रा करने के बाद, मेरा अवतार एक छोटे से सराय में पहुंचा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने के बाद मैंने बिल चुकाने के लिए अपनी कमर की ओर हाथ बढ़ाया। तभी मैं जम गया। मैं इतने लंबे समय तक पहाड़ों में छिपा रहा था कि मैं पूरी तरह से भूल गया था कि इस दुनिया में लोगों को पैसे की जरूरत होती है। पास खड़ा वेटर तुरंत असहज भाव से देखने लगा। तभी मेरे बगल से एक ठंडी आवाज आई, मैं इस सज्जन के लिए भुगतान करूंगा। मैंने तुरंत कृतज्ञता से उस युवक की ओर देखा, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे धन्यवाद दे पाता, पास से एक उपहास भरी आवाज आई, श्याओ यू, तुम श्याओ परिवार में पहले से ही गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हो, फिर भी उदारता का दिखावा कर रहे हो। युवा मालिक की आंखों में उपहास भरा था। अगर शियाओ लिंगर ने इतने सालों तक तुम्हारी रक्षा न की होती तो मैं करता। उसके एक अनुयायी ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया। युवा स्वामी जंग, आपको सबसे बड़ी युवती का जिक्र यूं ही नहीं करना चाहिए। जंग शिया ने छिड़कर कहा, डरने की क्या बात है? वह लड़की तो 2 साल पहले ही चली गई, कुछ समय पहले। सब जानते हैं कि ज्याओ यू अब एक मजाक है। 5 साल पहले वह जेडमिस्ट क्षेत्र के शिखर पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन पिछले साल नगर स्वामी भोज में वह सबसे बुनियादी जेडमिस्ट तकनीक भी नहीं कर पाया। यह सुनकर मेरी दिलचस्पी तुरंत जाग उठी। एक प्रतिभाशाली युवा स्वामी का अपमान होना और परिवार का कचरा बन जाना। मैं उस कहानी को अच्छी तरह जानता था। हालांकि इस अवतार की साधना केवल टोंगविन क्षेत्र के मध्य स्तर पर थी, फिर भी वह इन जेड मिस्ट क्षेत्र के साधकों से कहीं आगे थी। इसलिए मैंने सीधे जांग शिया की ओर देखा और जोर से कहा, जिस तरह से तुम दूसरों का मजाक उड़ाते हो वह घिनौना है। जांग शिया का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। बिना किसी झिझक के उसने मुझ पर सीधा हमला किया, लेकिन अगले ही पल मैं एक झटके में अपनी जगह से गायब हो गया। युवा स्वामी ने मुझे घूरते हुए चिल्लाया, तुम कौन हो? उस हारे हुए की मदद क्यों कर रहे हो?
मैंने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, लोगों को हर समय हारा हुआ कहना बंद करो। क्या तुमने कभी ये कहावत नहीं सुनी? नदी के पूर्वी किनारे पर 30 साल, पश्चिमी किनारे पर 30 साल, कभी किसी गरीब नौजवान को परेशान मत करो। ये कहते हुए मैं उसे सबक सिखाने ही वाला था कि अचानक काले वस्त्र पहने एक प्रबंधक हमारे बीच आ खड़ा हुआ। रुको! वह चिल्लाया। जियांग परिवार, शियाओ परिवार, क्या तुम दोनों नगर स्वामी के नियम भूल गए हो? तनावपूर्ण माहौल तुरंत शांत हो गया। युवा स्वामी सियांग ने शाओ यू को गुस्से से घूरते हुए ताना मारा। मैंने सुना है तुम्हारी मंगेतर सगाई तोड़ने के लिए यहां आ रही है। देखते हैं तुम कब तक अकड़ दिखाते रहोगे। इतना कहकर वह अपने साथियों के साथ चला गया। उनके जाने के बाद शियाओ और मैं सराय से बाहर निकले। जाने से पहले उसने आदरपूर्वक मुझे प्रणाम किया और कहा, कभी किसी गरीब नौजवान को परेशान मत करो। मैं ये शब्द याद रखूंगा महोदय। फिर वह मुड़ा और अकेला चला गया। जैसे ही मैंने उसकी पीठ को दूर जाते देखा, मेरी नजर उसकी उंगली पर मौजूद सादी सी दिखने वाली कांसे की अंगूठी पर पड़ी। मेरे मन में तुरंत एक विचार आया। अगर मैं किसी भावी नायक को, जब वह अभी युवा और संघर्षरत हो, भर्ती कर सकूं, तो क्या मेरी सेवानिवृत्ति पूरी तरह से सफल नहीं होगी? क्या भविष्य सुरक्षित है? यही सोचकर मैंने तुरंत अदृश्यता का मंत्र पढ़ा और उसके पीछे पीछे चल दिया। जैसे जैसे शाम ढलती गई, शियाओ ने अपना सिर नीचे किया और अपनी उंगली पर पहनी हुई कांस्य की अंगूठी को घूरने लगा। मास्टर याओ, वह सज्जन बुरे इंसान नहीं लग रहे थे। अंगूठी से अचानक सफेद धुंध की एक लकीर निकली और तेजी से एक बूढ़े व्यक्ति की आत्मा का रूप ले लिया। वह अच्छा है या बुरा, यह कहना मुश्किल है, मास्टर याओ ने जवाब दिया, लेकिन वह बेहद रहस्यमय है। खासकर जब हम सराय से निकले थे, उनकी नजरें उस कांस्य की अंगूठी पर टिक गईं जहां मैं छिपा हुआ था। हो सकता है कि उन्हें मेरे अस्तित्व का पता चल गया हो। शियाओ यू चौंक गई। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा था कि दीर्घायु स्तर से नीचे का कोई भी आपको नहीं देख सकता? मास्टर याओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। यही तो मेरी चिंता है। इस व्यक्ति की गहराई अथाह है। मैं भी उसकी असली साधना को नहीं समझ सकता। शियाओ यू चुप हो गई। अचानक मास्टर याओ, चेहरे के भाव बदल गए। किसी का आ रहा है। उसका शरीर तुरंत धुंध में बदल गया और घेरे में गायब हो गया। कुछ क्षण बाद एक बूढ़ा नौकर प्रकट हुआ। युवा स्वामी परिवार के मुखिया ने आपको बैठक कक्ष में बुलाया है। जल्द ही शियाओ शियाओ परिवार के चर्चा कक्ष में पहुंच गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कमरे में एक ठंडी महिला की आवाज गूंजी, तो ये मेरी मंगेतर है। पूरा हॉल तुरंत शांत हो गया। शियाओ ने शांत भाव से हाथ जोड़कर कहा, श्रीमती लिन, बहुत समय हो गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, सफेद वस्त्र पहने एक युवक आगे बढ़ा। मेरा नाम बा मुओंग है। मैं त्यानुन संप्रदाय का सच्चा शिष्य हूं और मानव स्मारक में 87वें स्थान पर हूं। छोटी बहन चिंग युवा त्यान संप्रदाय की अंतः संप्रदाय परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी है। हम आज यहां इस विवाह समझौते को रद्द करने आए हैं। उसी क्षण शियाओ, उसके दादा ने कदम रखा, आगे बढ़ो। एक उच्च कोटि के मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ का दबाव तुरंत हॉल में भर गया। युवा मास्टर भाई, यह मुलाकात कई साल पहले लिन परिवार के मुखिया द्वारा व्यक्तिगत रूप से तय की गई थी। अगर इसे रद्द करना है तो लिन परिवार के मुखिया को स्वयं आना चाहिए। बुफांग ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मैं वर्तमान तियानुन संप्रदाय के गुरु का निजी शिष्य हूं। मेरे पीछे चिंग, जो कि सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक है। क्या आप कह रहे हैं कि मेरा दर्जा एक द्वितीय श्रेणी के परिवार के मुखिया से भी कम है? शियाओ परिवार के सदस्यों के चेहरे तुरंत बिगड़ गए। फिर शियाओ, दादाजी ने देखा बा, मुओंग ने उससे पूछा, तुम क्या सोचते हो? अगर तुम सगाई तोड़ने से इनकार करते हो तो हमारा शियाओ परिवार उनसे आखिरी दम तक लड़ेगा। यह सुनकर शियाओ मन ही मन मुस्कुराया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका दादा किस तरह का इंसान है। वह बूढ़ा चालाक साफ तौर पर त्यान संप्रदाय को नाराज करने का दोष उस पर डालना चाहता था। चूंकि वे ये खेल खेलना चाहते थे, इसलिए उसने उनके लिए और भी बड़ी मुसीबत खड़ी करने का फैसला किया। बमूंग की ओर देखते हुए शियाओ ने जोर से कहा, मैं सगाई तोड़ने के लिए राजी हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। सब उसकी ओर देखने लगे। 10 साल बाद मैं खुद तान्यान संप्रदाय जाऊंगा और मिस लिन को चुनौती दूंगा। अगर मैं जीतता हूं तो मुझे इनाम के तौर पर उनके सिर पर लगा फीनिक्स का सुनहरा कांटा चाहिए।
जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, बा मुओंग ने अपनी असली शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके सामने तुरंत एक उड़ती हुई तलवार प्रकट हुई। अगर हम जुआ खेलने जा रहे हैं तो इसे दिलचस्प बनाते हैं। ये तलवार ब्राइट मून थाउजेंड ऑटम्स मुझे मेरे गुरु ने क्लाउड स्पिरिट पीक पर चढ़ने के बाद उपहार में दी थी। ये एक उच्च कोटि की उड़ने वाली तलवार है। 10 साल बाद अगर तुम जीतते हो तो तलवार तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम हारते हो तो मुझे शियाओ परिवार का श्वेंटियन कड़ाहा चाहिए। शियाओ परिवार के सदस्यों का रंग तुरंत बदल गया। श्वेंटियन कड़ाही उनके परिवार की नींव थी। लेकिन इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, शियाओ ने अपनी उंगली काट ली। उसका खून लाल रोशनी में बदल गया और आसमान में फैल गया। सौदा तय। टैन संप्रदाय समूह के जाने के बाद शिया यूएस दादाजी तुरंत गुस्से से भड़क उठे। अरे मूर्ख बच्चे, शियाओ परिवार के खजाने को दांव पर लगाने की इजाजत तुझे किसने दी? शियाओ ने शांत भाव से जवाब दिया। दादाजी, चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। फिर वह मुड़कर चला गया। अपने छोटे और जर्जर आंगन में लौटते ही शियाओ ने रिंग से मास्टर याओ की आवाज सुनी। शाबाश बच्चे, तुमने पूरे शियाओ परिवार को अपने रथ से बांध दिया। शियाओ के चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। तो क्या हुआ? वैसे भी मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। अगर मैं जीतता हूं तो बहुत बड़ा फायदा होगा, अगर मैं हारता हूं तो कुछ नहीं खोऊंगा। अचानक उसके पीछे से एक ठहाका सुनाई दिया। शियाओयू तुरंत घूमा और मुझे वहां बाहें बांधे खड़ा देखा। ऊपर से मैं शांत और रहस्यमयी दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं पागलों की तरह हंस रहा था। यह एकदम सही मौका था। एक टूटी हुई सगाई, एक रिंग में रहने वाला एक रहस्यमयी बूढ़ा दादाजी और बदला लेने की चाहत रखने वाला एक खोया हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति। इस बच्चे में पहले से ही नायक बनने के सारे गुण मौजूद थे। शियाओ ने सावधानी से पीछे कदम बढ़ाया, चुपके से अपनी उंगलियों के बीच 3 जहरीली चांदी की सुइयां पकड़े हुए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ। फिर मैंने एक जेड की बोतल निकाली और उसे फेंक दिया। इसे उसकी ओर करो, पहले इसे लो, इससे तुम्हारे घावों में आराम मिलेगा। जेड की बोतल हवा में एक सुंदर छाप बनाते हुए शियाओयू के पास जा गिरी। उसके हाथ। जैसे ही उसने अंगूठी खोली, मास्टर याओ की हैरान करने वाली आवाज अंगूठी के अंदर से कांप उठी। ये 9 क्रांतियों वाली आत्मा पुनर्स्थापन गोली है। ये शरीर को फिर से उगा सकती है और मरते हुए लोगों को जीवित कर सकती है। जब मैं अपने चरम पर था, तब भी इस गोली को बनाने में मेरी सफलता दर 30% से भी कम थी। श्याओ दंग रह गया। इतना अनमोल उपहार, मैं इसे यूं ही नहीं ले सकता। उसकी प्रतिक्रिया देखकर मैंने जानबूझकर एक रहस्यमयी भाव बना लिया। शियाओ, क्या तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो? मास्टर याओ ने तुरंत उसे चेतावनी दी। इस व्यक्ति की पहचान अज्ञात है, सावधान रहो, यह एक जाल हो सकता है। लेकिन इस बार शियाओ ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। आखिरकार मैंने ही तो उसके दिल में लगभग बुझ चुकी आग को फिर से प्रज्वलित किया था। बिना किसी झिझक के वह घुटनों के बल बैठ गया। मैं तैयार हूं गुरुजी, कृपया इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। यहां से 1000 मील पूर्व में एक अनाम घाटी है। मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैंने एक अज्ञात घाटी की ओर देखा। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। अगर तुम 3 दिनों के भीतर वहां पहुंच गए तो मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर अपना शिष्य स्वीकार कर लूंगा। मेरे बोलते ही मेरा शरीर अनगिनत प्रकाश बिंदुओं में परिवर्तित हो गया और गायब हो गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक अवतार। यह एक पौराणिक सर्वोच्च अमर तकनीक है। इस गुरु का अतीत वाकई असाधारण है। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यह परीक्षा पास करनी ही होगी। उसी रात वह चुपके से शहर से भाग निकला। शियाओ परिवार में उसके लापता होने की खबर तुरंत पहुंच गई। उसके दादा शिया यूनशान गुस्से में उसने अपने हाथ में पकड़ी चाय की प्याली को मसल दिया। निकम्मे मूर्खों का झुंड। 3 छाया रक्षक क्षतिग्रस्त नसों वाले व्यक्ति की रखवाली नहीं कर सकते? मुखिया डर से कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। तभी शियाओ यानशान ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, छिपे हुए रक्षकों को तुरंत भेजो। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपनी तलवार उठाई और शियाओ की ओर तान दी। परिवार के मुखिया ने अपना आदेश दे दिया है, जिंदा या मुर्दा, हम तुम्हें वापस लाएंगे।
उसके बोलते ही एक उड़ती हुई तलवार बिजली की तरह शियाओयू की ओर बढ़ी। हमले को आते देख शियाओ ने तेजी से एक तरफ हटते हुए एक दवा की बोतल हवा में फेंक दी। बोतल उड़ती हुई तलवार से टकराई और तुरंत फट गई, जिससे चारों ओर हरे रंग का झर फैल गया। जहर के घातक होने के डर से छाया रक्षक तुरंत सभी दिशाओं में भाग गए। शियाओ ने इस मौके का फायदा उठाकर पास की एक नदी में छलांग लगा दी। पलक झपकते ही वह उनकी नजरों से ओझल हो गया। तीसरे दिन की सुबह अनगिनत कठिनाइयों का सामना करने के बाद शियाओ आखिरकार एक ऊंची चट्टान पर पहुंच गया। इस समय वह पूरी तरह से थक चुका था। उसके शरीर पर लगे घाव और भी बदतर होते जा रहे थे, हर कदम के साथ। अगर मास्टर याओ यात्रा के दौरान अपनी बची हुई आध्यात्मिक ऊर्जा से उसकी रक्षा न कर रहे होते तो स्थिति कहीं अधिक खतरनाक होती। घाटी आखिरकार नजर आने लगी। तभी रिंग से मास्टर याओ की कमजोर आवाज सुनाई दी। बच्चे, पिछले 10 वर्षों में मैंने जो ऊर्जा संचित की थी वह पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब यहां से तुम अकेले हो। शियाओ ने दांत पीसते हुए पहाड़ से नीचे उतरने की तैयारी की। अचानक पास से कदमों की आहट सुनाई दी। फिर किसी ने चिल्लाकर कहा, उसे पकड़ो, उसे घाटी में प्रवेश न करने दो। एक हमला हवा में हुआ। शियाओ के शरीर में तेज दर्द हुआ। एस पीछे हटो। उसके चेहरे पर निराशा झलक रही थी और वह बिना किसी हिचकिचाहट के चट्टान से कूद गया। हवा उसके चारों ओर जोर से चल रही थी। मास्टर याओ ने अपनी पूरी ताकत लगाकर काले कोहरे का एक बादल बनाया, जिसने शियाओ की गति धीमी कर दी। गिरना! छप! शियाओ फूलों के खेत में जा गिरा। क्या यही अंत है? धुंधली दृष्टि से उसने एक छोटी बच्ची को अपनी ओर आते देखा। बड़े भाई, क्या आपको चोट लगी है? शियाओ ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन एक शब्द भी कह पाने से पहले ही सब कुछ अंधेरा हो गया और वह बेहोश हो गया। घाटी के प्रवेश द्वार पर छाया रक्षक उसके पीछे कूदने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक वे रुक गए। बेहोश शियाओ के पास एक बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची खड़ी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि बूढ़ा आदमी एक भयानक दबाव छोड़ रहा था, जिसने उन्हें पूरी तरह से वश में कर लिया। तुरंत निकल जाओ, बूढ़े आदमी ने आदेश दिया। छाया रक्षकों ने जरा भी संकोच नहीं किया। वे मुड़े और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। कुछ देर बाद एक कमरे में शियाओ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सबसे पहले उसने एक प्यारा सा छोटा चेहरा देखा जो सीधे उसकी ओर देख रहा था। बड़े भाई, आप जाग गए? शिंकाई ने खुशी से कहा। जैसे ही शियाओ ने मुझे पास में खड़ा देखा, उसने खुद को बिस्तर से उठाया और अपनी चोटों के बावजूद जमीन पर घुटने टेक दिए। गुरुजी, कृपया इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। अपने इस नए शिष्य को देखकर मुझे काफी संतुष्टि महसूस हुई। फिर मेरी नजर उसके हाथ में लगी पीतल की अंगूठी पर पड़ी। उंगली। जैसे ही मैंने अंगूठी के भीतर सोई हुई आत्मा को देखा, अचानक मेरे मन में एक विचार आया। मैंने अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि शियाओ यू कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, कांस्य की अंगूठी हवा में उड़ गई। गुरुजी, गुरु याओ बुरे व्यक्ति नहीं हैं। शियाओ यू ने घबराकर चिल्लाया। मुझे पता है, मैंने शांत भाव से उत्तर दिया। फिर मैंने अपनी वास्तविक ऊर्जा का संचार करना शुरू किया। खाली हवा में मैंने धीरे धीरे एक मानव शरीर की आकृति बनाई। उसी समय मैंने गुरु याओ की आत्मा को सावधानी पूर्वक उसकी ओर निर्देशित किया। अनगिनत प्रकाश बिंदु एकत्रित हुए। धीरे धीरे लंबे वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर ठोस रूप धारण कर लिया। गुरु याओ ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अविश्वास से अपने हाथों को देखा। हवा से एक शरीर का निर्माण। क्या यह किसी संत की शक्ति है? उन्होंने तुरंत गहरे प्रणाम किए। धन्यवाद पूज्य संत, मुझे दूसरा जीवन देने के लिए। गुरु याओ और शियाओ यू दोनों के आश्चर्यचकित भावों को देखकर मुझे मन ही मन प्रसन्नता हुई। जैसा कि अपेक्षित था, यह अभी भी नायक की यात्रा का प्रारंभिक चरण था। शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन ही उन्हें अवाक करने के लिए पर्याप्त था। फिर मैंने शियाओ यू को एक छोटी चीनी मिट्टी की बोतल दी। यह जीवन सृजन की गोली है। तुम्हारी नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसे लो और कुछ लाभ पाओ, आराम करो। इतना कहकर मैं शिंकाई के साथ कमरे से बाहर निकल गया। कई दिन बीत गए। जीवन सृजन की गोली लेने के बाद शियाओ यूएस मेरी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई। वह हर दिन 9 स्वर्गों की गर्जना की नियमावली का अभ्यास करता था जो मैंने उसे सिखाई थी।
एक दोपहर दोपहर के भोजन के बाद मैं आराम से एक झूला कुर्सी पर लेटा हुआ झपकी ले रहा था। तभी अचानक सिस्टम से आवाज आई, टिंग। सिस्टम अपडेट पूरा हुआ। होस्ट ने सफलतापूर्वक एक शिष्य को स्वीकार कर लिया है। पालतू प्रशिक्षण फंक्शन अनलॉक हो गया है। सिस्टम इंटरफेस तुरंत बदल गया और एक नया आइकन दिखाई दिया। उत्सुकतावश मैंने उसे खोला और विवरण ध्यान से पढ़ा। कुछ ही क्षणों में मैं पूरी तरह से दंग रह गया। यह तथाकथित पालतू प्रशिक्षण फंक्शन वास्तव में मेरे शिष्यों को पालतू जानवरों की तरह मान सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि एक बार जब कोई शिष्य विकास के कुछ निश्चित पड़ावों पर पहुंच जाता, तो सिस्टम द्वारा दिए गए पुरस्कार मेरी शक्ति को तुरंत दोगुना करने के लिए पर्याप्त होते। मेरी आंखें उत्साह से चौड़ी हो गईं। अगर ऐसा है, तो क्या मैं शिष्यों को स्वीकार करते रहने से अजेय नहीं हो जाऊंगा? जैसे ही यह विचार मेरे मन में आया, मैंने तुरंत एक और अवतार बनाया। इसी बीच शियाओ परिवार के बैठक कक्ष में एक छाया रक्षक जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया। परिवार प्रमुख, कृपया हमें क्षमा करें। घाटी की रक्षा करने वाला बूढ़ा व्यक्ति कम से कम दीर्घायु के क्षेत्र में आधा कदम आगे बढ़ चुका था। हम सचमुच कुछ नहीं कर सका। शियान शान ने मेज पर हाथ पटका और दहाड़ते हुए कहा, बकवास। कौन सा दीर्घायु विशेषज्ञ घाटी की रक्षा करने के लिए खुद को नीचा दिखाएगा? तुम साफ बहाने बना रही हो। तभी बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। भाई श्याओयू कहाँ है? लगभग 16 या 17 साल की एक युवती हॉल में दौड़ती हुई आई। यह शाओलिंगर थी। शियाओ युनहान ने भौहें चढ़ाईं। लिंगर, तुम अचानक कहां लौट आई हो? शाओलिंगर ने जल्दी से कमरे में चारों ओर देखा। दादाजी, भाई शियाओ यूयू कहाँ है? माहौल तुरंत अजीब हो गया। उसने देखा कि छाया रक्षक जमीन पर घुटने टेक रहा है और फिर शियाओ यान शान के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके दिल में एक भयानक एहसास जागा। शाओलिंगर अचानक मुड़ी और एक परिचित नौकरानी को कंधों से पकड़ लिया। क्वेर, मुझे बताओ क्या हुआ? नौकरानी ने सिर झुकाकर कांपती हुई आवाज में कहा, श्रीमती यंग मास्टर शियाओ, त्यान संप्रदाय के लोगों ने उन्हें अपनी सगाई तोड़ने के लिए मजबूर किया था। शाओलिंगर ने अपनी पोशाक से एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसके अंदर जीवन सृजन की गोली थी। दादाजी ने कहा था कि यह गोली क्षतिग्रस्त नसों को ठीक कर सकती है और किसी भी छिपे हुए घाव को ठीक कर दूंगी। उसने धीरे से फुसफुसाया। क्षितिज की ओर देखते हुए उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। भाई शियाओयू, आपको मेरा इंतजार करना होगा। 2 साल पहले उसने शियाओ की साधना को पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन कुछ भी कारगर नहीं हुआ। अंत में वह घर छोड़कर अपने दादा से मदद मांगने के लिए दक्षिणी बंजर भूमि तक चली गई। फिर भी अब जब वह आखिरकार लौट आई थी, तो सब कुछ बदल गया था। उसी क्षण एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति अचानक उसके बगल में प्रकट हुआ। मालकिन, इस बूढ़े नौकर ने पहले ही युवा स्वामी शियाओ यूयू की जांच कर ली है। उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए वह पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। मैंने जो जानकारी जुटाई, उसके अनुसार उसने एक रहस्यमय गुरु को अपना गुरु मान लिया है। शाओलिंगर ने तुरंत दृढ़ निश्चय से आकाश की ओर देखा। भाई शियाओ यू लिंगर तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। इसी बीच घाटी छोड़ने के बाद मेरा अवतार उत्तर की ओर यात्रा करता रहा। हर बार जब मैं किसी छोटे शहर से गुजरता, तो मैं भाग्य के संभावित नए शिष्यों की तलाश करता। दुर्भाग्य से किसी एक को ढूंढना समुद्र में सुई ढूंढने जैसा था। अंत में मुझे इसे भाग्य पर ही छोड़ना पड़ा। एक दिन मैं चिंगयोंग शहर के पूर्वी बाजार में पहुंचा। मैंने यूं ही एक साधारण लकड़ी की मेज लगाई और ज्योतिषी होने का नाटक करने लगा। पूरा दिन शांति से बीत गया। एक भी व्यक्ति मेरा शिष्य बनने की योग्यता पूरी नहीं कर पाया। जब मैं निराश होकर अपना सामान समेटने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक आकृति मेरी मेज के सामने आकर रुक गई। महोदय, क्या आप मुझे एक अक्षर पढ़ने में मदद कर सकते हैं? ऊपर देखने पर मैंने लगभग 15 वर्ष के एक युवक को देखा। किसी कारण से उसे देखते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आप मुझे कौन सा अक्षर पढ़ने के लिए कहेंगे? लड़के ने एक ब्रश उठाया और कागज पर हान अक्षर लिखा। ठीक उसी क्षण प्रणाली मेरे मन में उसका स्टेटस पैनल प्रदर्शित हो गया। उसका भाग्यमान 100 था, एक उत्तम स्कोर। यहां तक कि मेरी पहली शिष्या शियाओयू का भाग्यमान भी केवल 85 था।
मेरा दिमाग तुरंत पूरी गति से काम करने लगा। एक पल सोचने के बाद मैंने अंततः अपना भविष्य बताना शुरू किया। यह अक्षर मजबूती से शुरू होता है, लेकिन अंतिम रेखा बहुत अचानक समाप्त हो जाती है। यह दर्शाता है कि निकट भविष्य में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हानू का चेहरा तुरंत बदल गया। लगभग अनजाने में ही उसने अपने कपड़ों के अंदर छिपी हुई जेड लॉकी को छुआ। मेरी नजर तुरंत उस छोटी सी हरकत पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे भाग्य की इस बच्ची को अपना अवसर मिल चुका है। मैंने शांत भाव से आगे कहा, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अक्षर की संरचना ऊपर से तंग और नीचे से ढीली है। यह कठिनाई का प्रतिनिधित्व करती है। इस अक्षर की बनावट ऊपर से तंग और नीचे से ढीली है। यह सफलता से पहले के संघर्ष और कठिनाई को दर्शाती है। आपका भाग्य बताता है कि एक बेनेफैक्टर सामने आएगा और इस आपदा से उबरने में आपकी मदद करेगा। एक बार जब आप इस परीक्षा से बच निकलेंगी तो आपका भविष्य असीमित होगा। इन शब्दों को सुनकर हय्यू ने आखिरकार राहत की सांस ली। मार्गदर्शन के लिए आपका धन्यवाद, महोदय। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी जेब में हाथ डाला। मुझे आपको कितने पैसे देने हैं? लेकिन जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो मैं पहले ही जा चुका था। एक अंधेरे कोने में छिपे हुए, जहां कोई मुझे देख नहीं सकता था, मैंने चुपचाप उसे देखते हुए सोचा, इस तरह के चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को बस जबरदस्ती अपना शिष्य नहीं बनाया जा सकता। उससे केवल नाराजगी पैदा होगी। अगर मैं उसका गुरु बनना चाहता था तो पहले मुझे उसके भाग्य में लिखा वही मददगार बनना होगा। जब हान यू मेरे शब्दों से हैरान होकर धीरे धीरे वहां से चली गई तो मैंने एक इनविजिबिलिटी स्पेल का उपयोग करके चुपचाप उसका पीछा किया। उसी समय हेवनली सीक्रेट्स पेविलियन के अंदर एक घंटी गरजती हुई गूंज के साथ बजी, जिसने पूरी इमारत को हिलाकर रख दिया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने जटिल चेहरे के भावों के साथ एक अधेड़ उम्र के कल्टीवेटर को बुलाया। इमॉर्टल आर्टिफैक्ट की रैंकिंग अपडेट हो गई है। 10वें स्थान पर मौजूद वस्तु हेवन कंट्रोलिंग जेड गॉड प्रकट हो गई है। बोलते हुए उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ एक पीला कागज फेंका। इसमें उस स्थान का अनुमानित पता है जहां वह कलाकृति दिखाई दी है। जाओ और जांच करो। याद रखो, अगर वह कलाकृति किसी बड़े सेक्ट, किसी शक्तिशाली परिवार या महान ग्रेट जो रॉयल फैमिली के हाथों में है तो बीच में मत पड़ना। अधेड़ उम्र का आदमी झिझका और उसने पूछा, क्या होगा अगर वह किसी वॉन्डरिंग कल्टीवेटर के हाथ लग गई हो तो? बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें सिकाड़ते हुए कहा, अगर वह कोई वॉन्डरिंग कल्टीवेटर है तो फैसला खुद कर लेना। खजाने उन्हीं के होते हैं जो उन्हें रखने के लायक मजबूत हों। अधेड़ उम्र का आदमी ने सम्मान में अपनी मुट्ठियां बांधी और चला गया। बूढ़ा आदमी पीछे अकेला रह गया और खुद से बड़बड़ाने लगा। अभी कुछ ही दिन पहले हेवन रैंकिंग पर अचानक चैन उपनाम का एक संत प्रकट हुआ था, और अब एक अमर कलाकृति भी सामने आ गई है। इसके अलावा बड़े संप्रदाय और कुलीन परिवार भी गुप्त रूप से उस विशाल घटना की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में अराजकता फैलने वाली है। इसी बीच 8 फ्रेग्रेंस सेक्ट के मेडिसिन गार्डन के अंदर हान यू कांपते हुए अपने हाथों में मौजूद जेड गॉड को घूर रही थी। आखिर ये चीज क्या है? मूल रूप से वह बस अपने अकेले छोटे से आंगन को थोड़ा जीवंत बनाना चाहती थी। इसलिए उसने एक छोटे से पौधे पर स्पिरिचुअल लिक्विड की एक बूंद डाल दी थी। लेकिन वह छोटा सा पौधा, जिसके पास शुरुआत में केवल 2 पत्तियां थीं, अचानक हिंसक रूप से हिलने लगा। पलक झपकते ही वह 7 पत्तियों वाले स्पिरिट गिनसेंग में बदल गया। हान यू का चेहरा पीला पड़ गया। इसके बारे में कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसने तुरंत उस जेड गॉड को अपने कपड़ों के नीचे एक गुप्त जेब में छिपा दिया। फिर वह अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने लगी। आखिर एल्डर मो की क्या योजना है? हाल ही में जब भी वह कल्टीवेशन करती थी, एल्डर मो चुपके से परछाइयों से उस पर नजर रखते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा उत्साह होता था जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता था। मैं इस तरह कल्टीवेशन जारी नहीं रख सकती। उसे पहले से ही एक आगामी ब्रेक थ्रू के संकेत महसूस हो रहे थे। सामान्य तौर पर यह एक अद्भुत खबर होनी चाहिए थी, लेकिन अब यह एक जाल की तरह लग रहा था। वह इस भावना को छोड़ नहीं पा रही थी कि जैसे ही वह ब्रेक थ्रू करेगी, कुछ भयानक घटित होगा। अचानक उसे खिंग्यांग शहर में मिले ज्योतिषी के शब्द याद आए, एक मददगार। वह बेबसी से फुसफुसाई, आप कहाँ हैं? एक चाकू पहले से ही मेरी गर्दन पर है। वह यह नहीं जानती थी कि उसका तथाकथित मददगार इस समय उसके कमरे के ऊपर छत पर खड़ा होकर उसे देख रहा था। जैसे ही हान यू धीरे धीरे सो गई, मैं हल्का सा मुस्कुराया। भाग्य की बच्ची से जैसी उम्मीद थी, उसने पहले ही भांप लिया था कि एल्डर मो कुछ छिपा रहे हैं। लेकिन अगर प्रोटैगनिस्ट अपनी सारी समस्याएं खुद ही सुलझा लेगा तो मैं एक और शिष्य को अपने साथ कैसे जोड़ पाऊंगा? रात की ठंडी हवा आंगन में धीरे से चली।
अगले ही पल मैं चुपचाप सो रही लड़की को देखते हुए उसकी शैया के पास प्रकट हुआ। मैंने थोड़ा क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराया, फिर अपनी एक उंगली से उसके माथे को हल्के से छुआ। ट्रू एनर्जी की एक धारा चुपचाप उसके एनर्जी सी में प्रवेश कर गई, जिससे सोते समय ही उसके ब्रेक थ्रू के अंतिम चरण को पूरा करने में मदद मिली। उसके बाद मैं एक बार फिर गायब हो गया और वहां केवल वह अकेली रह गई।